तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को 100% सही कैसे लिख सकते हैं आप। देखिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन आप सिर्फ ऐसे उसमें सिंबल और केमिकल फार्मूला का यूज करके लिख देंगे तो वो 100% सही नहीं है, या आप उसको सिर्फ बैलेंस करके लिख देंगे तो भी वो 100% सही नहीं है। उसमें और भी बातें लिखनी होती है आपको। किसी भी केमिकल इक्वेशन को 100% सही कैसे आप लिख सकते हैं, तो उसमें आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्टेट क्या है, किस फॉर्म में वो यूज़ कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ये दिखाइए। रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में हो, कितना हीट निकल रहा है, कितना टेम्परेचर दिया जा रहा है, कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, क्या प्रेशर है, ये सब आपको मेंशन करना होता है, ठीक ना। तब जाके एक केमिकल इक्वेशन 100% सही लिखी जाती है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो यही होगा कि कैसे हम लोग स्टेट को मेंशन करते हैं, कैसे टेम्परेचर को मेंशन करते हैं, कैसे कैटलिस्ट को मेंशन करते हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो भी लोग रिएक्शन को बैलेंस करना सीख गए हैं, ठीक है, और यही मत सोचिए कि रिएक्शन बैलेंस करना सीख गया तो बहुत आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आगे का स्टेप अगर आपको नहीं पता है तो दांत लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनते चलिए। और आज की चीज़ें किसी भी केमिकल इक्वेशन को 100% सही लिखने के लिए आज वाला टॉपिक हमारा चलेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बातें आज हम लोग को सुनना है। चलिए आइए बात करते हैं। टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट हमने यूज़ किया, जो प्रोडक्ट यूज किया, उसके स्टेट को कैसे मेंशन करते हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ लिखा गया है स्टेट, सॉलिड स्टेट इंडिकेटेड बाय सिंबल S। मतलब अगर कोई सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए आपने कोई रिएक्टेंट लिया, वो सॉलिड फॉर्म में है, जैसे आलू सॉलिड फॉर्म में तो होता है। तो जैसे कोई भी मटेरियल आपने ले रहे हो, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हो, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो आप केमिकल इक्वेशन में उस सब्सटेंस को लिखिए। और उस सब्सटेंस को लिखने के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने रिएक्टेंट लिखा है A+B और ये रिएक्ट करके बना रहा है C&D। तो मान लीजिए ये जो A हमारा रिएक्टेंट है ये सॉलिड फॉर्म में है, तो आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो सही नहीं हो जाएगा। इसको लिखिए, और अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ब्रैकेट में आप स्मॉल s लिखिए। अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो A रिएक्टेंट है ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। समझ में आ गया। तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में स्मॉल s लिख के, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में यूज करता है तो उसका सिंबल है ब्रैकेट में स्मॉल l। जैसे मान लीजिए ये B वाला सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में है, जैसे वाटर होता है उसी तरह का है। जो हम नहीं कर रहे वाटर ही हो, वाटर की तरह हो लिक्विड स्टेट में, जैसे ऑयल होता है, पेट्रोल है, वाटर है, तो ये जिस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, उस तरह से अगर कोई हो तो उसके ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, स्मॉल l और ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। तो सॉलिड को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल s को, लिक्विड कैसे दिखाते हैं, स्मॉल l से। और अगर कोई सब्सटेंस गैस स्टेट में गिस करता है, किस स्टेट में, गैस स्टेट में गिस करता है, तो उसके ब्रैकेट में लिखना होगा आपको स्मॉल g, या आप चाहें तो ब्रैकेट में ऐसे ऊपर जाता हुआ तीर भी लगा सकते हैं, उड़ता हुआ तीर, ठीक है ना, उड़ता हुआ नहीं, ऊपर वाला तीर, ठीक है ना। तो गैस फॉर्म में आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए C सब्सटेंस हमारा गैसेस स्टेट में है तो आप इसके ब्रैकेट में स्मॉल g लिख सकते हैं, या ब्रैकेट में उड़ता हुआ नहीं, ऊपर वाला तीर नहीं ना, ठीक है। तो उड़ता हुआ तीर कहीं जा सकता है, इसलिए आप ऊपर वाला तीर लगाइएगा, ठीक है। अब आते हैं, अगर कोई सब्सटेंस एक्वस फॉर्म में है। अब ये क्या है, ये कौन सा नया खतरनाक टाइप का नाम आ गया। तो सुनिए, कोई खतरनाक टाइप का नाम नहीं है। एक्वस को हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। अब ये होता क्या है एक्वस फॉर्म, तो सुनिए। जैसे मान लीजिए आपने ग्लास लिया, एक गिलास पानी है उसमें, और आपने चीनी घोल दी उसमें 1 चम्मच। तो पहले चीनी जो था, पहले जो शुगर था वो सॉलिड फॉर्म में था, आपके पास क्रिस्टल के फॉर्म में था, सॉलिड ही तो था। लेकिन जैसे ही आप उस शुगर को वाटर मिला देंगे वो घुल जाएगा। अब उस शुगर को आप क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि अब शुगर एक्वस फॉर्म में है, मतलब वाटर के साथ मिल गया है। तो कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जब वाटर के साथ मिल जाता है तो उसको बोलते हैं एक्वस फॉर्म,
तो शुगर को आपने डाल दिया वाटर में तो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। समझ में आया? चीनी का जो शरबत है वो क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो किसी भी सब्सटेंस को आप वाटर में मिला देंगे तो हम बोलते हैं एक्वस फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अगर कोई मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस अगर एक्वस स्टेट में है, एक्वस फॉर्म में है, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, तो ब्रैकेट में AQ लिख के। क्लियर है? तो ये 4 चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए, सॉलिड स्मॉल s, लिक्विड स्मॉल l, गैस स्मॉल g एंड एक्वस मतलब AQ स्मॉल, ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है? ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमने बता दिया। अब चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं एक इक्वेशन को लिख करके, कि कोई इक्वेशन हमारे पास है उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे आपको लिख के दे दिया जाए, अब समझिए, आप बुझिए उसमें कि आपको इसमें स्टेट मेंशन करना है, कैसे मेंशन करेंगे। आते हैं, देखते हैं कैसे होगा। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे चीज़ों को बताते हैं। चला जाए? चलिए आइए देखते हैं, अगर हमें किसी रिएक्शन को मेंशन करना है तो कैसे करेंगे। जैसे एक रिएक्शन लिखा है, जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये क्या है, तो अभी इसको बताते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म, ये फॉर्म होगा, फ्रॉम नहीं, गड़बड़ लिख दिया है, टू फॉर्म क्या चीज़, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया है एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसी को रिप्रेजेंट करना है आपको। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इन्हीं चारों को मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे जिंक मेटल है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बना क्या रहा है, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए क्या क्या लिखा है, तो जिंक मेटल, अब जितने भी मेटल्स होते हैं ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेटल्स मतलब समझ रहे हैं ना, आपके घर में कोई लोहा होगा, अरे भाई हथौड़ा देखा है क्या, वो गैस फॉर्म में होता है, मार दो किसी सर पे तो धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। और आप अगर मान लीजिए लोहे की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, मेटल है। अगर आपके घर में कोई एल्युमिनियम हो, एल्युमिनियम भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। कॉपर क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे क्या बोला है, जिंक मेटल, तो जैसे ही जिंक मेटल बोला इसका मतलब जिंक किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। क्लियर हो गया। तो हमको जिंक कैसे मेंशन करेंगे, हमने लिखा जिंक, जिंक का सिंबल होता है Zn, हमने Zn लिख दिया और इसके ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉल s, ठीक है, मेंशन कर दिया। अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, जिसको ना पता हो रट डाले यहीं पे, ठीक ना। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। क्या इसका नाम है, तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। बहुत खतरनाक एसिड है, अगर ये कंसंट्रेट फॉर्म में है तो निपटा देगा आपको, ठीक ना। कंसंट्रेट फॉर्म में है तो बहुत खतरनाक होता है। अगर यहाँ गिरा दिया तो अगर हाथ पे आप गिराएंगे ना तो ये इधर से इधर निकल जाता है, सीधे हाथ पार कर देगा। कंसंट्रेट वाला, डाइल्यूट वाली बात नहीं हो रही है, कंसंट्रेट वाला। तो समझ ही रहे होंगे, अगर यहाँ गिराएंगे तो कहाँ से निकलेगा। तो चलिए आगे आइए, बात करते हैं। जिंक हमारा सॉलिड फॉर्म में हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को कह रहा है कि ये डाइल्यूट फॉर्म में है। अब ये डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, अभी मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, 1 गिलास वाटर और उसमें 1 चम्मच चीनी डाला था। तो आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे और जो शरबत बनेगा आप टेस्ट करेंगे तो शायद फीका लगेगा। लेकिन 1 गिलास पानी हो और उसमें 4 चम्मच चीनी हो तब वो शरबत क्या होगा, मीठा, काफ़ी ज़्यादा मीठा होगा। तो पहले वाला जो सोल्यूशन बना था 1 चम्मच से जो बना वो डाइल्यूट सोल्यूशन बना था, और जो 4 चम्मच चीनी से बना था वो कंसंट्रेट सोल्यूशन था। समझ गए होंगे डाइल्यूट कंसंट्रेट का मतलब वाटर के अंदर अगर हम मटेरियल कम डालेंगे तो उस मटेरियल का, वाटर के अंदर हमने चीनी कम डाला तो चीनी का जो सोल्यूशन बना कैसा बना, डाइल्यूट। लेकिन वाटर के अंदर अगर हमने शुगर ज़्यादा डाल दिया तो कंसंट्रेट सोल्यूशन बना शुगर का। तो किसी भी सब्सटेंस का डाइल्यूट सोल्यूशन का कैसे बोलेंगे, तो वाटर के अंदर उस सब्सटेंस को थोड़ा सा डाल दीजिए तो डाइल्यूट बनेगा, लेकिन वाटर के अंदर उसी को खूब ज़्यादा डाल देंगे ना तो कंसंट्रेट सोल्यूशन बन जाएगा।
समझ में आया? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोलने का मतलब वाटर यहाँ पे हमने जो लिया है उस वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड क्या किया है, बहुत कम डाला है। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन ये बना होगा वाटर और H2SO4 के मिक्सर से, वो क्या होगा, बहुत पतला होगा, बहुत ही डाइल्यूट होगा। ठीक है ना? अब ये जैसे ही डाइल्यूट बोला, इसका मतलब ये किस में मिलाया गया है, वाटर में मिलाया गया है। और अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ कि किसी भी सब्सटेंस को आप वाटर में मिला देंगे तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, एक्वस फॉर्म में चला गया या एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में है तो वाटर में ही मिलाया गया है। तो इसको कैसे मेंशन करना है, इसको आप मेंशन करेंगे एक्वस से, इसको दिखाएंगे AQ। क्लियर है? जैसे ही डाइल्यूट बोले, कंसंट्रेट बोले, इसका मतलब वो वाटर में मिलाया गया है। और वाटर में कोई चीज़ मिलाया गया है तो सॉल्यूशन बन गया। और अगर कोई वाटर में कोई चीज़ मिला के सॉल्यूशन बनाया गया है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, एक्वस से। क्लियर है? तो जिंक सॉलिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनाए, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। देखिए क्या लिखा है, सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। मतलब जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, ZnSO4 का सॉल्यूशन बना है। और अभी मैं बोला हूँ सॉल्यूशन जैसे ही बोले इसका मतलब वो कहाँ होगा, जनरली वाटर में ही होता है। तो जिंक, अच्छे बताइए ना, ये वाटर में घोल के बनाया गया है, ये वाटर है उसमें H2SO4 मिलाया है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब उसी में जिंक को डाल दिया तो कोई और इसमें सॉल्वेंट आ जाएगा, तो इसमें कोई और सॉल्वेंट आ जाएगा क्या, ये वाटर में ही घुलने से बना था और उसी में हमने इसको मिला दिया तो जो जिंक सल्फेट बना है ये भी वाटर में ही बना होगा। मतलब ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बोल रहे हैं ये किस में प्रेजेंट होगा, इसी, अरे भाई ये हमारा H2SO4 का सॉल्यूशन है, H2SO4 का ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, या कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है। और इसमें हमने क्या मिला दिया, जिंक। और जैसे ही जिंक मिलाया तो ये जिंक रिएक्ट किया इससे तो ये चेंज हो गया जिंक सल्फेट में। तो पहले ही ये वाटर से ही बना था सल्फ्यूरिक एसिड, तो अब ये जो जिंक सल्फेट बना है ये भी किससे बना होगा, वाटर से ही। मतलब ये जिंक सल्फेट उसी वाटर में घुला होगा और वाटर में घुला है तो इसका मतलब इसको भी किससे मेंशन करेंगे, एक्वस से, AQ से। क्लियर है? और क्या बना है यहाँ पे, और देखिए हाइड्रोजन गैस बना, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना होगा और ये धुआं बन के निकलना शुरू हो गया, गैस निकलेगा ना, गैस जो बनेगा वो तो निकलना शुरू हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस बना है तो इसको कैसे मेंशन करना है, H2। और उन्होंने कहा था गैस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो स्मॉल g और ब्रैकेट में। ये देखिए हमने केमिकल इक्वेशन या ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखा और सबको स्टेट मेंशन करते हुए लिखा है। तो ये हमारा कह सकते हैं इस इक्वेशन में हर रिएक्टेंट, हर प्रोडक्ट का स्टेट हमने मेंशन किया है। और यही चीज़ देखिए यहाँ लिखी गई होगी, कहाँ गया, इस इक्वेशन में। ठीक ना? तो वही चीज़ हमने समझा दिया है जो कि यहाँ लिखा है। देख लीजिए, जिंक सॉलिड फॉर्म में H2SO4 एक्वस, जिंक सल्फेट एक्वस एंड H2 गैस फॉर्म में। क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन के स्टेट को मेंशन करेंगे। जहाँ डाइल्यूट बोला, जहाँ सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब कि दिमाग में क्या जाना चाहिए, वो एक्वस फॉर्म में होगा। जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा आपको रेयर ही कहीं मिलेगा। तो जहाँ डाइल्यूट, कंसनट्रेट बोले, सॉल्यूशन बोले तो उसके ब्रैकेट में क्या लगाना है, AQ, एक्वस हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चला जाए, चलिए आगे चलते हैं और आगे की बातें करते हैं। तो आगे हमारा है किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हमने स्टेट दिखा दिया कि किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्टेट क्या होगा वो हमने मेंशन कर दिया। अब मान लीजिए किसी रिएक्शन में जो हीट निकलता है या हीट लगता है उसको आप कैसे मेंशन करेंगे। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग मेंशन करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं रिएक्शंस हीट के बेस पे, हीट निकलने या लेने के बेस पे कितने तरह के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं। देखिए यहाँ क्लासीफाई किया गया है, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज के बेस पे, हीट लेना हो चाहे देना हो, इसी को हीट एक्सचेंज बोलेंगे ना।
हीट एक्सचेंज के बेस पे रिएक्शन कितने तरह के होते हैं? तो एक है इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इंडो का मतलब होता है ना अंदर जाना, इंडो ने बताया इंडोर प्लांट लगाया है। इंडोर प्लांट का मतलब घर में हमने प्लांट लगाया है, अंदर घर के अंदर लगाया है। सुना होगा कहीं ना कहीं इंडोर प्लांट, इंडोर एसी, चाहे ऐसे कुछ तरह का। तो इंडोर का मतलब या इंडो का मतलब क्या हुआ? अंदर की तरफ, ठीक है। तो जहाँ आपने इंडो शब्द सुना या इंडो टर्म आपके दिमाग में आया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पर हीट लिया जाता है, यहाँ पर हीट टेक किया जाता है। रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर हीट टेक किया जाता है। दूसरा टर्म क्या है? एक्जोथर्मिक। देखिए थर्मिक का मतलब होता है हीट, क्या होता है? हीट। और एक्जो का मतलब क्या होता है? आप कहीं गए हों किसी हॉल में, सिनेमा हॉल में अगर फिल्म देखने, तो वहाँ पे लिखा होता है क्या चीज़? जो गेट होता है ना, वहाँ पे लिखा होता है एग्जिट। जहाँ से भागना होता है, जहाँ से निकलना होता है, वहाँ लिखा होता है एग्जिट, निकल कर भाग लो यहाँ से, समझ रहे ना? तो एग्जिट का मतलब क्या है? निकलना। तो यहाँ भी उसी वहीं से चीज़ लाया गया है एक्जोथर्मिक। थर्मिक का मतलब हीट और एक्जो का मतलब निकलना। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट निकलती है उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। और इंडोथर्मिक का मतलब समझ ही गए होंगे। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट लिया जाता है उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक प्रोसेस या इंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन या ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हीट निकलता है उसको एक्जोथर्मिक बोलते हैं। दोनों के एग्जाम्पल सुन लीजिए। जैसे आप खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चाहे सब्जी बनाते हैं, चाहे चावल बनाते हो, तो उसमें क्या करते हैं? क्या हम बर्तन में आलू प्याज काट कर रख देते हैं अपने आप हो जाता है? नहीं, उसको काटने के बाद से आपको बर्तन में रख के हीट देना पड़ता है। हम उसको हीट देते हैं तब जाके वो कच्चा आलू पकता है और तब हम उसे खा पाते हैं, तब उसे अच्छा लगता है। नहीं तो कच्चा आलू खा जाओ, क्या मज़ा आएगा? पता चलेगा अगले दिन पेट के लिए खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो एक्चुअल में हम जो कुकिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, खाना बनाने की जो प्रोसेस कर रहे हैं, वो सारे के सारे इंडोथर्मिक होते हैं। वहाँ हीट चाहिए होता है। कच्चे सब्जी से पके सब्जी को बनाना या कुकिंग करना जो है, वहाँ पे हीट लिया जा रहा है, तो वो क्या है? इंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन अभी ठंडी के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा इतना मोटा मोटा लकड़ी आदमी जला देता है। क्यों? क्योंकि जब हम लकड़ी जलाएंगे तो उससे हीट निकलेगा, और उससे हीट निकलेगा तो हम लोग भी अपना हाथ पैर सेकेंगे और मस्त अपने आप को भी गर्म किए रहेंगे। समझ रहे हैं? तो लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना हो, चाहे गैस का जलना हो, किसी भी चीज़ का जलना, कहीं भी कंबस्टन हो रहा है तो वहाँ पे हीट निकलती है। तो जो कंबस्टन प्रोसेस है, जलने वाली प्रोसेस है, वो क्या होती है? हीट निकालता है, मतलब वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है? तो मैं दो आपको एग्जांपल दे दिया, इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक का। जहाँ पर हीट लिया जाए प्रोसेस को कराने के लिए, या जहाँ प्रोसेस हो रही हो हीट ले करके, वो इंडोथर्मिक। और जहाँ पे हीट निकल करके प्रोसेस हो रही है या हीट निकलने से प्रोसेस हो रही होती है, उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक। क्लियर है? तो ये है हमारा इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। आइए कुछ दो चार पॉइंट हैं उसको भी और मेंशन कर देते हैं, फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए आते हैं इंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंडोथर्मिक। तो देखिए क्या क्या बातें लिखा है। कह रहा है ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब टूटने वाली रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी चीज़ को तोड़ रहे हो। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक ना? जैसे मान लीजिए इतना बड़ा आपके पास पत्थर है और उस पत्थर को तोड़ना है, तो बताइए एनर्जी नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई। कैसे देख के फोड़ देगा आदमी? ऐसा देख के फोड़ नहीं देगा। हम लोग की आँखों की इतना ताकत तो है नहीं। पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि थे, 1-2 हज़ार साल पहले जो थे, वो आँखों से देख के आदमी को भस्म कर देते थे। पता है कि नहीं? उनके आँखों में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती थी ना कि घूर के देख लो तो आदमी ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा। तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी की हम बात कर रहे हैं। अभी क्या आपके सामने एक पत्थर रख दिया जाए तो वो आप देख के मेल्ट कर देंगे, कभी कुछ हिलेगा भी नहीं। वो आप फूंकते रह जाएंगे, हिलेगा नहीं। देखने की बात अलग है अभी।
मतलब आपको किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो वहाँ पे हमें हीट देना पड़ता है। फील किया है कभी? अगर चाय बनाया हो कभी, तो चाय बनाते टाइम क्या करते हैं हम? कभी भी देखिएगा जब चाय बनाते हैं तो हम शुगर को जब डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि चाय बनाते टाइम हम गैस बंद करके तब चाय बनाते हैं। गैस बंद करके चाय बनाएंगे ना तो जो चीनी आप डालते हैं, जितना बड़ा बड़ा दाना रहता है वो वैसे का वैसे रह जाएगा। लेकिन हम जब गर्म करते हैं, जब उसको हीट देते हैं, तो बड़े बड़े चीनी के जो दाने होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, वो टूट जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। तो वहाँ क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ, टूटा। समझ रहे हैं ना? तो किसी भी चीज़ को ब्रेक करने में, तोड़ने में हमें हीट देना पड़ता है। देखा होगा आदमी कोई भी काम हो, जैसे मान लीजिए आसानी से नहीं होता है तो क्या करता है आदमी? गर्म कर देता है, तो वो चीज़ हो सकता है बहुत इजी तरीके से हो जाता हो। जैसे कि मान लीजिए अगर प्लास्टिक देखा, प्लास्टिक का जो पाइप होता है, कई बार क्या होता है जब घर में सेट आउट होता है, टोटी वोटी लग रहा होता है, तो वो टोटी कई बार सेट नहीं हो पाता, आदमी क्या करता है? गर्म कर देता है। और गर्म करता है तो जो प्लास्टिक का जो पाइप होता है जिसकी मोटाई इतनी होती है, गर्म करने के बाद वो और ज़्यादा फैल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉन्ड तोड़ देते हैं, और जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे तो वो और फैल जाता है, और फिर हम जल्दी से टोटी लगा के सेट कर देते हैं। समझ रहे हैं? ज़्यादा दिमाग मत लगाओ यार। देखो सिंपल सा, कोई भी सब्सटेंस को तोड़ना है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? हीट देना पड़ेगा। और अगर हम ब्रेक डाउन करा रहे हैं, डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारी की सारी क्या है? इंडोथर्मिक है, हीट देना पड़ता है। वो चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है। जैसे यहाँ देखिए एक दिखाया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया गया तो ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब चूने का पत्थर देखा है? चूने का पत्थर, चूने के पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होता है? जब हीट करते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में एंड CO2 में। ठीक है? अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO जिसको बोलते हैं, इसी को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ये इसका घरेलू नाम है, कॉमन नेम है। घरेलू नाम को मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे आपके स्कूल का नाम होगा रमेश चंद्र डैश डैश सिंघानिया, चाहे कुछ भी मित्तल लगा दीजिए, कुछ भी बड़ा सा नाम, ठीक ना? तो ये लंबा चौड़ा सा नाम जो है आपके घर का नहीं है, वो स्कूल का है, रजिस्टर्ड नाम है। लेकिन आपके घर का नाम क्या हो सकता है? हो सकता है टिंकू नाम हो सकता है पिंकू नाम हो सकता है कि नहीं? एकदम शॉर्ट से शॉर्ट नाम, जिससे आसानी से आदमी याद कर पाए। समझ रहे हैं ना? अब कोई गांव में आपको थोड़ी बुलाएगा कि रमेश चंद्र मित्तल, इतना लंबा चौड़ा कहीं नाम बोलता है क्या? सीधे से कहते हैं टिंकू इधर आ, वो टिंकू उधर जा। तो सिंपल सा छोटा नाम आदमी लेता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका कॉमन नेम, घरेलू नेम क्या है? क्विक लाइम है। और ये आपसे हो सकता है पूछा जाए, या कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत 10 तक पढ़ लिया, वो यही आपसे क्वेश्चन करेगा कि क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है। समझ रहे हैं? तो आपका पोपट ना हो इसलिए आप याद रख लीजिएगा, ठीक ना? कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, आते हैं आगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, ये देखिए जो वाटर है इसको जब आप तोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जो कि क्या कराई जाती है? एक कंटेनर में कराते हैं, इसमें वाटर भर देते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इसको हम कैथोड बोल देते हैं, एनोड बोल देते हैं। कैथोड नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। बैटरी में जो दो घुंडियाँ होती हैं, दो पोर्शन होते हैं ना, अरे भाई बैटरी देखा है बोला, इन्वर्टर देखा है, उसमें दो पोर्शन होता है, वहाँ से दोनों जगह से एक एक तार निकलता है और वही जुड़ा होता है। ठीक ना? तो इन्वर्टर में जो दो घुंडियाँ होती हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक ना? एक्चुअली वो डीप रहता है अंदर तक, तो उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है। वहीं से दो तार निकाल के ले जाकर जोड़ देते हैं घर में चारों तरफ। ठीक ना? मतलब एक मेन बोर्ड में जोड़ देते हैं, वहाँ से तार पहुँच जाता है पूरे घर में। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इसमें एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, और यहाँ से हम किसी बैटरी से या लाइट सप्लाई करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से बैटरी प्लस प्लेट से जुड़ा है तो ये भी प्लस हो जाता है, ये माइनस प्लेट से जुड़ा है ये भी माइनस हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके वाटर को हम तोड़ते हैं।
तो वाटर जो है इसको तोड़ना है अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी दे करके, इलेक्ट्रिक करंट दे करके जब हम वाटर को तोड़ते हैं तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इस वाटर को तोड़ने पे ये बनता है या कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में, ठीक है ना। तो वाटर के ब्रेकडाउन को भी क्या बोलेंगे हम कि ये भी क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी दे करके हम तोड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी है भाई। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी नहीं है, नहीं एनर्जी तो जाकर छू लेना कभी, बता देगा कितनी एनर्जी है उसमें, बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या है, एक तरह का एनर्जी है, और ये एनर्जी हम दे करके वाटर को ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये भी क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं, एक चीज़ और लिख रहा है कि यूजुअली हीट टर्म यूज्ड इन रिएक्टेंट साइड इन केमिकल रिएक्शन। देखिए जब किसी एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करें जहाँ पे हम हीट देते हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो उसके हीट को हम रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस हमने कराया, तो आप इस रिएक्शन को जब लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे तो बता देते हैं, ऐसे लिख दिया वाटर, और वाटर को लिखने के बाद से आपको लिखना होगा यहीं पर हीट। वाटर लिखने के बाद से आपको लिखना होगा हीट। और हमने हीट इधर क्यों लिखा, अरे इस हीट को हमने इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये हीट हम देंगे तभी ये वाटर टूटता है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। तो जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं उसमें हीट टर्म को, इस हीट को किधर लिखना होता है, रिएक्टेंट साइड, इधर लिखना है रिएक्टेंट साइड, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट टर्म को किधर लिखना है, रिएक्टेंट साइड। क्लियर है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या है। तो इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो क्या क्या है देखिए, तो बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। तो मैं शुरू में ही बताया हूँ कि जितना कंबस्टन वाली प्रोसेस है, जलाने वाली प्रोसेस है, वो सब क्या होती हैं, एक्जोथर्मिक होती हैं। जैसे मान लीजिए कोयले को ले लीजिए, ये कोयला है आपके पास, और कोल के अंदर, कोयले के अंदर होता है कार्बन, और जब आप इस कोयले को जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन पाएगा और ये जलेगा। देखिए कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के बगैर नहीं जलती है। जब आप हीट देते हैं कोयले को, जब आप आग देते हैं, तो एक्चुअली हमने उस जलने की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हीट दिया है, बस स्टार्ट करने के लिए। तो आपने हीट दिया तो जलना स्टार्ट हुआ, लेकिन वो तब तक जलेगा जब तक उससे ऑक्सीजन मिलता रहेगा। और एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है ही है। तो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, इसी ऑक्सीजन को ये ले करके जलना शुरू करता है, और ये जल के किस में चेंज होता है, तो ये जल के चेंज होता है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्काई ब्लू कलर का धुआं निकलता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और ये जलते टाइम जब ये धुआं निकलता है तो उसी समय ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम प्रोडक्ट साइड लिखते हैं। लकड़ी कभी जलाया है, देखना लकड़ी जलाने के बाद से हीट बहुत तेज़ निकलता है। ठंडी में तो हम लोग उसी काम करते हैं ना, जला दिया, हाथ सेक रहे हैं, पैर सेक रहे हैं, ठीक है ना, सेकते सेकते कुछ जल भी जाता है, हो जाता है कई बार। तो एक्चुअल में हम किसी भी चीज़ को जब जला रहे होते हैं तो जलाते टाइम जो कंबस्शन वाली प्रोसेस है वो हीट रिलीज करती है। तो यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, और हीट निकलना क्या बोलेंगे हम, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और एक्जोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट निकलती है उसको किधर लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। और क्या लिखा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस, ये भी बर्निंग है। तो कोई भी चीज़ जलाने वाली क्या होगी, एक्जोथर्मिक। देखिए अब नेचुरल गैस का मतलब जो हम LPG सिलेंडर यूज करते हैं वो नेचुरल ही गैस है, मीथेन होती है। मीथेन को रिप्रेजेंट करते हैं CH4 से। अब देखिए इस मीथेन को जलाया गया है, तो जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, और ये किस में चेंज हो गया, तो इसका कार्बन इसका ऑक्सीजन मिल गया CO2 में, और इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन मिल गया वाटर फॉर्म में। देखिए हीट निकला है, तो इसको हीट को किधर दिखाया है, प्रोडक्ट साइड दिखाया है। तो मीथेन का भी जलना क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। ये बहुत बार पूछा गया है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब ये है क्या रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है खाने को डाइजेस्ट करना। जैसे जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाना जो है ये एक्चुअल में
सुनिए, खाना खाया आपने, पेट में पहुंचा, पेट में पहुंचने के बाद से क्या होता है, तो उस खाने को जलाया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं जाता, उसको जलाया जाता कह सकते हैं। उस खाने को जलाया जाता है और जलाने पे वो एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम बोलते हैं एटीपी। आप पढ़ेंगे बायो में कि जो फूड होता है, फूड को जलाने से जो एनर्जी निकलती है उसी को हम एटीपी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ठीक है ना। तो फूड को जला करके जो एनर्जी हम बनाते हैं, ये जो प्रोसेस है फूड को जला के एनर्जी बनाने की, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए। फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला करके एनर्जी प्रोड्यूस करना ही रेस्पिरेशन बोला जाता है। क्या करते हैं? फूड को ऑक्सीजन के साथ जला करके एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस है, एटीपी बनाने की जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? अरे, इसी को बोलते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, ये आपस में ऑक्सीजन के वजह से ये जला और ये एनर्जी बनाया, एनर्जी निकाला, तो इसका मतलब क्या है? एक्जोथर्मिक है। तो ध्यान से आप दिमाग में रखिएगा कि रिस्पायरेशन जो है वो क्या होता है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। रिस्पायरेशन बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो रिस्पायरेशन क्या है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। और देखिए फिर नीचे लिखा है ऑल कंबस्शन रिएक्शन आर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन हीट टर्म रिटेन इन प्रोडक्ट साइड, ये भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो ये हो गया हम लोग का एंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, ये सारा हम लोग ख़त्म कर लिए, ठीक है। तो अगला स्टेप जो हमारा है वो क्या है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे क्या है तो देखा जाए। टू इंडिकेट द कंडीशन विच इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन, क्या लिख दिया है, एकदम गोबरे गणेश है भी। यहाँ पर एक्चुअल में प्रेजेंट होगा, ये एस होगा, ये भी लिख दिया है। चलिए इसको देख लेते हैं। टू इंडिकेट द कंडीशन विच प्रेजेंट इन द रिएक्शन, किसी रिएक्शन में और क्या क्या कंडीशन प्रेजेंट है, जैसे टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट क्या है, अगर ये प्रेजेंट हैं तो इसको आप कैसे मेंशन करते हैं। तो सुनिएगा क्या क्या बातें लिखा है। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस होगा, ये क्या लिख दिया है भाई, इन प्रेजेंस होगा, यहाँ पे आप लिख देते हैं प्रेजेंस लिखिएगा। इसको एस कर लीजिए और इसके प्रेजेंस। चलिए ये लिख नहीं पा रहे हैं हम, ये बार बार मिट जा रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इफ़ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस होगा यहाँ पे, ठीक ना। प्रेजेंस का मतलब वही है। तो इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, देन सिंबल फार्मूला ऑफ द कैटलिस्ट रिटेन एबव या बिलो द एरो ऑफ द इक्वेशन। सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने टेम्परेचर यूज किया है, प्रेशर यूज किया है एंड कैटलिस्ट यूज किया है किसी रिएक्शन में, तो हमको टेम्परेचर को, प्रेशर को एंड कैटलिस्ट को एरो के ऊपर या नीचे लिखना होता है, बस इतना सा मतलब है। जैसे देखिए एक रिएक्शन यहाँ करके दिखाया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करे हैं और ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाया है, तो ये बनाया है CH3OH, मिथेनॉल बनाया है। देखिए इसको लिखा गया है मिथेनॉल, ठीक है ना। और किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है, तो देखिए प्रेशर लिखा हुआ है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टेम्परेचर इधर चला गया है, एक्चुअल में इसको यहाँ नहीं लिखना था, टेम्परेचर ये है, तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है, तो देखिए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया गया है जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। तो ऐसे आपको लिखना है
कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, अगर आपने मान लीजिए प्रेशर रखा है, जैसे देखिए प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम है, ये ओ नहीं है, एटीएम है, ठीक ना। प्रेशर अगर 300 एटीएम है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है और कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड है, तब जाके ये कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मीथेनॉल, ठीक है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ब्रैकेट में एल लिखा है। अब ध्यान सुनिएगा, तो अगर आपको टेम्परेचर मेंशन करना हो, प्रेशर मेंशन करना हो या कैटलिस्ट को मेंशन करना है रिएक्शन में, तो कहाँ मेंशन करेंगे, जो ये एरो हम लिखते हैं ना, एरो ऐसे दिखाते हैं, उसी के ऊपर या नीचे, ज़्यादा है तो ऊपर और नीचे दोनों साइड लिख दीजिए, कम है तो ऊपर लिख दीजिए, ठीक है ना, जैसे यहाँ लिखा गया है, ऊपर कुछ है कुछ नीचे है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा काम ख़त्म। किसी भी केमिकल इक्वेशन को 100% कैसे आप लिख सकते हैं, 100% सही कैसे लिख सकते हैं, तो पहले वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसके स्टेट मेंशन होने चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस। तीसरा कंडीशन, उसमें हीट किधर लिखना है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड। और चौथा, टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट कहाँ लिखना है, ये भी मेंशन करना होगा, तब हम किसी केमिकल इक्वेशन को 100% सही लिख पाएंगे। क्लियर है? तो कहानी आज की बस इतनी सी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए थैंक यू।